कहानी की शुरुआत होती है मिरियाद धर्मा सेक्ट से, जहां सेक्ट के बूढ़े मास्टर अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहे हैं। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले वो अपने इकलौते डिसाइपल लूचेन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अब उनके जाने का समय आ चुका है। इसके बाद पूरे मिरियाद धर्मा सेक्ट की जिम्मेदारी लूचेन के कंधों पर होगी। वो उसे आदेश देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सेक्ट को बचाना, उसे फिर से खड़ा करना और एक दिन पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली सेक्ट बनाना। लेकिन लूचेन ये सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। वो शिकायत करता है कि उसके मास्टर ने उसे कभी कोई असली कल्टीवेशन टेक्निक तक नहीं सिखाई और अब मरने से पहले पूरी सेक्ट उसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। उसे तो लगता है कि सेक्ट की हालत ऐसी है कि शायद वो खुद भी अगले दिन तक जिंदा नहीं बचेगा। मरने से पहले मास्टर उसे एक पुरानी किताब सौंपते हैं और बताते हैं कि यही सेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है, इसकी रक्षा हर हाल में करनी होगी। लेकिन जैसे ही लूचेन किताब खोलता है, उसका चेहरा उतर जाता है। उसे उम्मीद थी कि अंदर कोई शक्तिशाली कल्टीवेशन टेक्निक होगी, लेकिन वो तो सेक्ट चलाने और घर संभालने जैसी बातें लिखी हुई एक गाइड बुक निकलती है। वो मायूस होकर आसमान की तरफ देखता है और बड़बड़ाता है कि आखिर उसे ताकतवर बनने का तरीका कब मिलेगा। उसी समय अचानक उसके दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजती है, मल्टीवर्स सुपर सेक्ट सिस्टम एक्टिवेटेड। कुछ ही सेकंड में सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है और उसके सामने न्यूबी गिफ्ट पैक खुल जाता है। सिस्टम उसे कई दुर्लभ रिवॉर्ड्स देता है, एक लेवल 1 सेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्ड, एक अर्थ रियल्म कल्टीवेशन कार्ड, 4 वाइट समन कार्ड्स, 5 टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल वाइन्स और एक शक्तिशाली सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन। लूचेन तुरंत सिस्टम से इन रिवॉर्ड्स के बारे में पूछता है। सिस्टम समझाता है कि अर्थ रियल्म कल्टीवेशन कार्ड इस्तेमाल करते ही उसकी कल्टीवेशन बिना किसी साइड इफेक्ट के सीधे अर्थ रियल्म तक पहुंच जाएगी। वहीं व्हाइट समन कार्ड्स की मदद से वो शक्तिशाली एक्सपर्ट्स को अपने सेक्ट में बुला सकेगा। इसके बाद सिस्टम इस दुनिया के कल्टीवेशन रियल्म्स भी बताता है। शुरुआत बॉडी टेम्परिंग से होती है, फिर ची रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, पर्पल मैंशन, केव वॉइड, हेवनली किंग, सेंट रियल्म, ग्रेट सेज, ग्रेट एम्परर और अंत में क्वाजी एम्परर तक का सफर होता है। इतनी बड़ी ताकत अपने सामने देखकर लूचेन एक पल भी नहीं रुकता और तुरंत अर्थ रियल्म कल्टीवेशन कार्ड इस्तेमाल कर देता है। अगले ही पल उसके पूरे शरीर से भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर निकलने लगता है। चारों तरफ आसमान कांप उठता है और ऐसा ऑरा फैलता है मानो किसी प्राचीन एम्परर का पुनर्जन्म हो गया। कुछ ही क्षणों में उसकी कल्टीवेशन सीधे अर्थ रियल्म में पहुंच जाती है। नई शक्ति महसूस करते ही लूचेन अपने दिवंगत मास्टर से मन ही मन वादा करता है कि वो मिरियाद धर्मा सेक्ट को फिर से महान बनाएगा। तभी सिस्टम एक नया नोटिफिकेशन देता है, नियर बाय डिटेक्टेड 2 10 स्टार जीनियसेस। सिस्टम उसे तुरंत उन दोनों बच्चों को अपना डिसाइपल बनाने का टास्क देता है। लूचेन बिना समय गंवाए उनकी तलाश में निकल पड़ता है। इसी बीच जंगल के पास एक भाई और बहन अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उनके पीछे कई हथियारबंद लोग लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। भाई अपनी छोटी बहन से कहता है कि अगर वे सामने वाले पहाड़ तक पहुंच गए तो शायद बच जाएंगे, लेकिन कुछ ही देर में दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। भाई अपनी बहन को पीछे छिपाकर कहता है कि वो दुश्मनों को रोकने की कोशिश करेगा और उसे मौका मिलते ही भाग जाना चाहिए, लेकिन छोटी बहन अपने भाई को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर देती है। तभी अचानक एक शांत आवाज सुनाई देती है। एक युवक आगे बढ़कर कहता है कि इतने सारे बड़े लोग मिलकर 2 छोटे बच्चों को सताने में जरा भी शर्म नहीं कर रहे। ये युवक और कोई नहीं बल्कि लूचेन होता है। दुश्मन तुरंत अपना परिचय शैडो टावर के लोगों के रूप में देते हैं और उसे रास्ते से हट जाने की चेतावनी देते हैं, लेकिन लूचेन उनकी धमकियों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। वो उन्हें आखिरी बार वहां से चले जाने का मौका देता है। जब वे हमला करने की कोशिश करते हैं तो लूचेन अपनी नई शक्ति से उन्हें पल भर में खत्म कर देता है। दोनों भाई बहन हैरान रह जाते हैं और तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। उसी समय सिस्टम दोनों बच्चों को स्कैन करता है। रिपोर्ट देखकर लूचेन भी चौंक जाता है। लड़के के शरीर में जन्मजात सुप्रीम बोन मौजूद होती है, जबकि उसकी छोटी बहन के अंदर बेहद दुर्लभ डबल प्यूपल्स फिजिक छिपी होती है। इतना ही नहीं, दोनों की टैलेंट रेटिंग सीधे 10 स्टार्स होती है। लूचेन समझ जाता है कि उसके सामने खड़े ये दोनों बच्चे भविष्य के महान कल्टीवेटर्स बनने वाले हैं। वो उनसे उनका नाम पूछता है। बड़ा भाई अपना नाम निंग टियन और छोटी बहन अपना नाम निंग यू बताती है। लूचेन दोनों को मिरियाद धर्मा सेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। दोनों भाई बहन बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उससे अपना मास्टर स्वीकार कर लेते हैं। छोटी निंग यू मासूमियत से पूछती है कि अगर वो उनकी डिसाइपल बन गई तो क्या वो भविष्य में उन लोगों को हरा पाएगी जिन्होंने उसके परिवार को मार डाला। लूचेन शांत स्वर में जवाब देता है कि जब वे दोनों सच में शक्तिशाली कल्टीवेटर बन जाएंगे तब अपने दुश्मनों से बदला लेने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। उनके डिसाइपल बनते ही सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, सक्सेसफुली रिक्रूटेड 2 10 स्टार डिसाइपल्स। रिवॉर्ड के रूप में लूचेन को इनेट डिवाइन डीमन बॉडी, डिवाइन डीमन टेक्निक, एक दुर्लभ टी ट्री, कई शक्तिशाली कल्टीवेशन टेक्निक्स और सबसे महत्वपूर्ण कल्टीवेशन टावर प्राप्त होता है।
इन नए रिवॉर्ड्स के साथ लू चेन अपने दोनों नए डिसाइपल्स को लेकर वापस मिरिया धर्मा सेक्ट की ओर रवाना हो जाता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि आज से उसके सेक्ट की किस्मत बदलने वाली है। अपने दोनों नए डिसाइपल्स को साथ लेकर लू चेन आखिरकार मिरियत धर्मा सेक्ट पहुंच जाता है। बाहर से सेक्ट इतना टूटा फूटा दिखाई देता है कि निंगटियान और निंगयू दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतना साधारण दिखने वाला स्थान आखिर एक महान सेक्ट कैसे हो सकता है। लू चेन मुस्कुराकर कहता है कि असली ताकत कभी बाहर से दिखाई नहीं देती, ये सब सिर्फ दुनिया की नजरों को धोखा देने के लिए है। फिर वो सिस्टम का लेवल 1 सेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्ड इस्तेमाल कर देता है। अगले ही पल पूरा सेक्ट बदलने लगता है। जमीन जोरों से कांपती है, विशाल इमारतें एक एक करके खड़ी होने लगती हैं, चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है और कुछ ही पलों में उजड़ा हुआ सेक्ट एक भव्य कल्टीवेशन सेक्ट में बदल जाता है। इसके बाद लू चेन 5 टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल वाइन्स भी सेक्ट के नीचे स्थापित कर देता है। पूरे इलाके की स्पिरिचुअल शी कई गुना बढ़ जाती है और पूरा सेक्ट कल्टीवेशन के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। सिस्टम यही नहीं रुकता। लू चेन आदेश देता है कि पीछे के पहाड़ पर 50 दुर्लभ स्पिरिट पीच ट्रीज लगाए जाएं। कुछ ही क्षणों में पूरा पीच फॉरेस्ट तैयार हो जाता है, जहां उगने वाले फल साधारण नहीं बल्कि कल्टीवेशन बढ़ाने वाले आध्यात्मिक फल होते हैं। अब लू चेन 4 व्हाइट समन कार्ड्स भी एक्टिवेट करता है। कुछ ही पल बाद 4 शक्तिशाली कल्टीवेटर्स उसके सामने प्रकट होते हैं। सभी सम्मान के साथ घुटनों के बल बैठकर अपने नए सेक्ट मास्टर को प्रणाम करते हैं। सिस्टम बताता है कि ये चारों पीक सेंट रियल्म के एक्सपर्ट्स हैं और अब पूरी निष्ठा के साथ मिरियात धर्मा सेक्ट की सेवा करेंगे। इतने शक्तिशाली प्रोटेक्टर्स देखकर लू चेन राहत की सांस लेता है। अब उसके सेक्ट की सुरक्षा की चिंता काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। वो तुरंत चारों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप देता है। फिलहाल उनका सबसे पहला काम सेक्ट की रक्षा करना होगा। भविष्य में जब सेक्ट और बड़ा होगा तब सभी को उनकी योग्यता के अनुसार नए पद दिए जाएंगे। सारे आदेश देने के बाद लू चेन अपने दोनों नए डिसाइपल्स को आराम करने के लिए भेज देता है। रात के समय निंगटियान अकेले बैठा अपने माता पिता और पूरे परिवार को याद करता है। वो मन ही मन कसम खाता है कि एक दिन वो इतना शक्तिशाली बनेगा कि अपने परिवार के हर दुश्मन को अपने हाथों से खत्म करेगा। जब तक उनका बदला नहीं ले लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ लू चेन को अपने नए रिवॉर्ड की याद आती है। वो तुरंत सिस्टम से इनेट डिवाइन डीमन बॉडी के बारे में पूछता है। सिस्टम बताता है कि ये पूरे हेवंस एंड वर्ल्ड्स की सबसे शक्तिशाली फिजिक्स में से एक है। इसकी असली क्षमता इतनी भयानक है कि भविष्य में देवता और दानव तक इसके सामने झुकने पर मजबूर हो सकते हैं। ये सुनकर लू चेन बिना देर किए अपने शरीर के साथ डिवाइन डीमन बॉडी को मर्ज करने का फैसला करता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि इतनी शक्तिशाली फिजिक के जागने से बहुत बड़ा सेलेस्टियल फेनोमेनॉन पैदा होगा। अगर चाहे तो वो इस फेनोमेनॉन को दबा सकता है ताकि बाहरी दुनिया को इसकी खबर न लगे। लू चेन तुरंत सेलेस्टियल फेनोमेनॉन को सप्रेस करने का आदेश देता है। इसके बाद डिवाइन डीमन बॉडी सफलतापूर्वक उसके शरीर में समा जाती है। साथ ही उसे डिवाइन डीमन टेक्निक भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन सिस्टम बताता है कि यह टेक्निक सीधे ग्रेट डाउ लेवल की है। इसकी कल्टीवेशन बेहद कठिन होगी और अभी लू चेन केवल इसकी शुरुआती अवस्था तक ही पहुंच सकता है। आगे बढ़ने के लिए उसकी कल्टीवेशन और मजबूत होनी जरूरी होगी। उधर शैडो टावर में लगातार खोजबीन जारी रहती है। कई दिनों की तलाश के बाद भी निंगटियन और निंगयू का कोई पता नहीं चलता। टावर मास्टर को यकीन हो जाता है कि दोनों बच्चों को किसी शक्तिशाली सेक्ट ने अपने संरक्षण में ले लिया है। इसी बीच सुबह होने पर दोनों नए डिसाइपल्स अपने मास्टर के सामने पहुंचते हैं। निंगयू मासूमियत से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो मांस खाना चाहती है। लू चेन तुरंत अपने प्रोटेक्टर्स को आदेश देता है कि पहाड़ों से जंगली जानवर लाकर दोनों बच्चों के लिए अच्छा भोजन तैयार किया जाए। खाना खाते समय लू चेन निंगटियान से उसके परिवार के बारे में बात करता है। उसे पहले से ही अंदाजा होता है कि उसके पूरे क्लैन का नरसंहार किया गया है। निंगटियन दृढ़ आवाज में कहता है कि वो अपने माता पिता और पूरे क्लैन का बदला खुद लेना चाहता है। लू चेन उसकी आंखों में जलती हुई बदले की आग देखकर संतुष्ट हो जाता है। वो उसे समझाता है कि एक सच्चे कल्टीवेटर का रास्ता आसान नहीं होता। अगर सच में शक्तिशाली बनना है तो दिल से हर डर निकालना होगा। जिसके मन में भय नहीं होता पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। निंगटियान सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर अपने मास्टर की शिक्षा स्वीकार करता है और वादा करता है कि वो पूरी मेहनत से कल्टीवेशन करेगा। भोजन समाप्त होने के बाद लू चेन फैसला करता है कि अब समय आ गया है अपने दोनों डिसाइपल्स की असली टैलेंट जगाने का। वो सबसे पहले निंगटियान के शरीर में मौजूद सुप्रीम बोन को पूरी तरह एक्टिवेट करता है। फिर बताता है कि सुप्रीम बोन जितने अधिक डिवाइन रून्स जगाएगी उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद वो निंगयू की ओर देखता है और कहता है कि उसके अंदर भी साधारण टैलेंट नहीं बल्कि दुर्लभ डबल प्यूपिल्स फिजिक छिपी हुई है। अब दोनों भाई बहनों की असली कल्टीवेशन यात्रा शुरू होने वाली थी। दूसरी तरफ डाउ मेडिसिन होली लैंड में भी हलचल मच चुकी थी। होली लॉर्ड को यकीन हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने हाल ही में इतना बड़ा सेलेस्टियल फिनोमिनॉन पैदा किया है वो कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं हो सकता। वो अपने सबसे भरोसेमंद एल्डर को आदेश देता है कि तुरंत मिरियात धर्मा सेक्ट जाकर उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने होली लैंड में शामिल किया जाए। अगर वो तैयार हो जाए तो उसे सीधे पर्सनल डिसाइपल का दर्जा दिया जाएगा।
उधर एक और बड़ी शक्ति भी मिरियाड धार्मा सेक्ट पर नजर रखे हुए थी। उन्हें पहाड़ों में कोई खजाना तो नहीं मिला, लेकिन अचानक प्रकट हुए इस रहस्यमयी सेक्ट पर उन्हें शक हो जाता है। वे सोचते हैं कि इतना बड़ा ट्रेजर शायद इसी सेक्ट के अंदर छिपा है। उनका नेता आदेश देता है कि पहले हालात का पता लगाया जाए, लेकिन अगर सेक्ट सहयोग न करे तो ताकत का इस्तेमाल करने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान एक प्रभावशाली महिला भी सेक्ट की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश करती है। उसके अधीनस्थ बताते हैं कि सेक्ट में मौजूद एक महिला की कल्टीवेशन तक पीक सेंट रियल्म के एक्सपर्ट भी नहीं देख पाए। ये सुनते ही वो समझ जाती है कि उस सेक्ट को दुश्मन बनाने के बजाय उससे अच्छे संबंध बनाना कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर भविष्य में स्पिरिट पीच जैसे दुर्लभ संसाधनों का व्यापार हो सका तो उन्हें भी बड़ा लाभ मिलेगा। उधर प्रोटेक्टर शेन शहर से वापस लौट आता है। उसने लू चैन की दी हुई सारी चीजें खरीद ली होती हैं। लू चैन उसे आदेश देता है कि जो भी सामान उसके दोनों डिसाइपल्स की कल्टीवेशन के काम आ सकता है वो तुरंत उनके पास पहुंचा दिया जाए। इसके बाद लू चैन अपना सिस्टम पैनल खोलता है, लेकिन लगातार मिल रहे टास्क देखकर वो मजाक में शिकायत करता है कि सिस्टम उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देता। अभी 2 नए डिसाइपल्स मिले हैं और सिस्टम पहले से अगला काम तैयार करके बैठा है। तभी अचानक सेक्ट के बाहर जबरदस्त हलचल मच जाती है। शैडो टावर के कई लोग सीधे मिरियाड धर्मा सेक्ट के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वे खुलेआम धमकी देते हैं कि वे अपने शिकार को लेने आए हैं और कोई भी उनके रास्ते में आया तो उसकी मौत तय है। लेकिन सेक्ट के प्रोटेक्टर्स उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही पलों में लड़ाई शुरू होने से पहले ही शैडो टावर के सभी घुसपैठिए खत्म कर दिए जाते हैं। उनका डेप्यूटी मास्टर भी जीवित पकड़ लिया जाता है और लू चैन के सामने लाया जाता है। लू चैन शांत स्वर में उससे पूछता है कि शैडो टावर का असली उद्देश्य क्या है। शुरुआत में वो आदमी धमकियां देता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो शैडो टावर कभी उन्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन प्रोटेक्टर के थोड़ा दबाव डालते ही उसका सारा घमंड टूट जाता है। वो सच कबूल कर लेता है। वो बताता है कि शैडो टावर ने निंग टियान के पूरे परिवार का नरसंहार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि टावर मास्टर उसकी सुप्रीम बोन निकालकर अपने शरीर में ट्रांसप्लांट करना चाहता था। उसी आदेश के तहत वे दोनों बच्चों को पकड़ने आए थे। ये सुनते ही ल्यू चैन का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे शैडो टावर के मुख्य ठिकाने का स्थान भी पता चल जाता है। डेप्यूटी मास्टर बताता है कि उनके हेडक्वार्टर्स में लगभग 5000 लोग मौजूद हैं। पूछताछ पूरी होने के बाद लू चैन उसकी कल्टीवेशन खत्म करने का आदेश दे देता है। इसके बाद वो देर रात निंगटियान को सेक्ट मास्टर हॉल में बुलाता है। निंगटियान आदरपूर्वक अपने मास्टर को प्रणाम करता है। तब लू चैन उसके सामने पकड़े गए डेप्यूटी मास्टर को खड़ा कर देता है और बताता है कि यही वो व्यक्ति है जिसने उसके परिवार के नरसंहार में हिस्सा लिया था। शैडो टावर का मास्टर उसकी सुप्रीम बोन हासिल करना चाहता था, इसलिए पूरे क्लैन को खत्म कर दिया गया। ये सच्चाई सुनकर निंगटियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन लू चैन उसे समझाता है कि सुप्रीम बोन का मालिक होना कोई अपराध नहीं है। असली दोष उन लोगों का है जिन्होंने लालच में आकर निर्दोष लोगों की जान ले ली। वो निंगटियान से कहता है कि अब समय आ गया है कि वो अपने हाथों से अपने परिवार का बदला ले। निंगटियान कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ता है और अपने माता पिता के हत्यारे को खुद सजा देता है। बदला लेने के बाद भी उसके मन का दर्द कम नहीं होता। लू चैन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अब उसके पास सिर्फ अतीत नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी है। अगर वो हमेशा दुख में डूबा रहेगा तो अपने परिवार की आखिरी उम्मीद की रक्षा नहीं कर पाएगा। निंगटियान अपने आंसू पहुंचकर वादा करता है कि अब वो पहले से भी अधिक मेहनत से कल्टीवेशन करेगा और इतना शक्तिशाली बनेगा कि फिर कभी किसी अपने को नहीं खोएगा। इसके बाद लू चैन अपने 2 प्रोटेक्टर्स को नया आदेश देता है। वो कहता है कि अब बचाव का समय खत्म हो चुका है, सीधे शैडो टावर जाओ, पूरे संगठन को जड़ से खत्म कर दो और उनके टावर मास्टर को जिंदा पकड़कर वापस लेकर आओ। दोनों प्रोटेक्टर्स तुरंत आदेश का पालन करने निकल पड़ते हैं। उधर शैडो टावर में अचानक हड़कंप मच जाता है। सोल हॉल में रखी डेप्यूटी मास्टर और कई एक्सपर्ट्स की सोल लैंप्स एक साथ टूट जाती हैं। टावर मास्टर ये देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके इतने शक्तिशाली लोग एक साथ मारे जा सकते हैं। इसी बीच लू चैन के दोनों प्रोटेक्टर्स सीधे शैडो टावर पहुंच जाते हैं। टावर मास्टर पहले बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वे मिरियाड धर्मा सेक्ट से आए हैं तब उसे समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ ही समय बाद उसे भी पकड़कर सेक्ट में लाया जाता है। लू चैन बिना उसकी बातों पर विश्वास किए उसे निंगटियान के सामने खड़ा कर देता है और कहता है कि यही वो असली अपराधी है जिसने उसकी सुप्रीम बोन के लालच में पूरे क्लैन का सफाया कराया था। निंगटियान बिना किसी झिझक के अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी बदला ले लेता है। इसके साथ ही शैडो टावर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है। शैडो टावर मिशन कंप्लीटेड। रिवॉर्ड के रूप में लू चैन को एक विशाल सेक्ट ट्रेजरी, 1 अरब स्पिरिट स्टोन्स, सेक्ट की किस्मत की रक्षा करने वाला सुप्रीम इंपीरियल वेपन,
टैलेंट टेस्ट करने वाला विशेष ट्रेजर और 4 नई येलो समन कार्ड्स मिलती हैं। लू चेन मुस्कुराता है। उसका छोटा सा सेक्ट अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि दूर बैठी कई बड़ी शक्तियां अब मिरियाद धर्मा सेक्ट और उसके रहस्यों पर अपनी नजरें जमा चुकी थी और जल्द ही उससे सामना होने वाला था। शैडो टावर के विनाश के बाद पूरे महाद्वीप में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगता है, मिरियाद धर्मा सेक्ट। अचानक प्रकट हुए इस रहस्यमयी सेक्ट ने कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी ताकत दिखा दी कि बड़े बड़े होली लैंड्स भी सतर्क हो जाते हैं। सबसे पहले डाउ मेडिसिन, होली लैंड और हेवन होल्डिंग। होली लैंड अपने एल्डर्स को मिरियाद धर्मा सेक्ट भेजते हैं। दोनों का मकसद एक ही होता है, सेक्ट में मौजूद उस रहस्यमयी जीनियस को अपने होली लैंड में शामिल करना। लेकिन जैसे ही वे सेक्ट के बाहर पहुंचते हैं, प्रोटेक्टर साफ शब्दों में कह देता है कि सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल्स इस समय कल्टीवेशन में व्यस्त हैं। माउंटेन गेट अभी नहीं खुला है और किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। यह जवाब सुनकर हेवन होल्डिंग होली लैंड का एल्डर अपना घमंड दिखाने लगता है। वो कहता है कि एक होली लैंड का एल्डर खुद मिलने आया है और फिर भी उन्हें गेट के बाहर रोका जा रहा है। लेकिन प्रोटेक्टर बिना डरे जवाब देता है कि चाहे सामने होली लैंड हो या कोई और, सेक्ट के नियम सबके लिए बराबर हैं। अपमान सहन न कर पाने पर होली लैंड का एल्डर गुस्से में हमला कर देता है, लेकिन अगले ही पल प्रोटेक्टर सिर्फ एक वार में उसकी सारी ताकत को चल देता है। इतना भयानक अंतर देखकर डाउ मेडिसिन होली लैंड के लोग तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाला सेक्ट बिल्कुल साधारण नहीं है। वे बिना लड़ाई किए वहीं से लौट जाते हैं, जबकि हेवन होल्डिंग होली लैंड के लोग अपमानित होकर वापस जाते हैं और मन ही मन बदला लेने की कसम खाते हैं। कुछ समय बाद होली लैंड में एल्डर की सोल टोकन टूट जाती है। ये देखकर पूरा होली लैंड हिल जाता है। जब घटना की पूरी रिपोर्ट दी जाती है तो होली लॉर्ड को पता चलता है कि उनका एल्डर सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने मिरियाद धर्मा सेक्ट के गेट पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। गुस्से में होली लॉर्ड तुरंत सेना इकट्ठी कर सेक्ट पर हमला करने की बात करता है, लेकिन दूसरे एल्डर्स उसे समझाते हैं कि बिना दुश्मन की असली ताकत जाने हमला करना मूर्खता होगी, इसलिए पहले उनकी शक्ति का पता लगाना जरूरी है। इसी दौरान एक और बड़ी शक्ति श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट भी मिरियाद धर्मा सेक्ट पहुंचती है। उनका ग्रैंड एल्डर अपने सेक्ट का नाम लेकर गेट खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटेक्टर वही जवाब देता है, जब तक माउंटेन गेट नहीं खुलता किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। ग्रैंड एल्डर इसे अपनी बेइज्जती समझकर हमला कर देता है। परिणाम वही होता है, कुछ ही क्षणों में वो भी प्रोटेक्टर के हाथों मारा जाता है। अब श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट और हेवन होल्डिंग होली लैंड दोनों का एक ही दुश्मन बन चुका था, मिरियाद धर्मा सेक्ट। दोनों शक्तियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं। तय होता है कि 3 दिन बाद दोनों मिलकर सेक्रेड हेवन माउंटेन पर हमला करेंगे। मिरियाद धर्मा सेक्ट को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा और उसके अंदर मौजूद सभी खजाने आपस में बांट लिए जाएंगे। ये खबर पूरे महाद्वीप में आग की तरह फैल जाती है। हर जगह लोग इसी चर्चा में लग जाते हैं कि एक नया सेक्ट आखिर इतनी जल्दी 2 बड़ी शक्तियों का दुश्मन कैसे बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि मिरियद धर्मा सेक्ट के पीछे कोई छिपा हुआ सेंट रेल्म एक्सपर्ट है। वहीं कुछ लोगों को यकीन होता है कि इतना छोटा सेक्ट 2 बड़े संगठनों का सामना नहीं कर पाएगा और जल्द ही उसका अंत हो जाएगा। लेकिन मिरियद धर्मा सेक्ट के अंदर किसी को भी इसकी जरा भी चिंता नहीं होती। छोटी निंग यू मासूमियत से लू चेन से पूछती है कि बाहर इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। लू चेन मुस्कुराकर कहता है कि वे सभी बुरे लोग हैं जो सेक्ट पर हमला करने आए हैं। ये सुनते ही निंगटियन आत्मविश्वास से कहता है कि उसकी कल्टीवेशन अब बॉडी रिफाइनिंग 5th लेयर तक पहुंच चुकी है। अगर दुश्मन आएंगे तो वो भी अपने मास्टर के साथ मिलकर सेक्ट की रक्षा करेगा। अपने डिसाइपल की यह बात सुनकर लू चेन खुश हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके दोनों डिसाइपल्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय सिस्टम नया मिशन जारी करता है, डिस्ट्रॉय हेवन होल्डिंग होली लैंड एंड श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट। मिशन पूरा करने पर लू चेन को फिर से बड़े रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे। इसी समय सेक्ट के चारों प्रोटेक्टर्स वापस लौट आते हैं। वे लू चेन से अनुरोध करते हैं कि इस बार उन्हें भी सेक्ट के लिए लड़ने का मौका दिया जाए। लू चेन हल्की मुस्कान के साथ उनकी बात मान लेता है। वो 2 प्रोटेक्टर्स को आदेश देता है कि माउंटेन गेट पर मौजूद दुश्मनों को खत्म कर दें। बाकी 2 प्रोटेक्टर्स को वो सीधा हेवन होल्डिंग होली लैंड और श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट भेज देता है। लेकिन जाते जाते लू चेन एक खास बात याद दिलाता है। वो कहता है कि लड़ाई के दौरान ताकत पर नियंत्रण रखना, दुश्मनों के ट्रेजर वॉल्ट, कल्टीवेशन मैनुअल्स और सभी संसाधन सुरक्षित वापस लेकर आना। भविष्य में इन्हीं संसाधनों से सेक्ट के डिसाइपल्स को और मजबूत बनाया जाएगा। दोनों प्रोटेक्टर्स सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार करते हैं और तुरंत रवाना हो जाते हैं। उधर माउंटेन गेट के बाहर दोनों बड़ी शक्तियों की संयुक्त सेना अभी भी मिरियद धर्मा सेक्ट के लोगों का इंतजार कर रही होती है। उन्हें लगता है कि सेक्ट के लोग डर कर अंदर छिप गए हैं, लेकिन तभी माउंटेन गेट धीरे धीरे खुलता है। सिर्फ 2 प्रोटेक्टर्स आराम से बाहर निकलते हैं। इतनी छोटी संख्या देखकर दोनों सेनाएं उनका मजाक उड़ाने लगती हैं।
उन्हें लगता है कि दो लोग लाखों की सेना का क्या मुकाबला करेंगे, लेकिन अगले ही पल दोनों प्रोटेक्टर्स अपना ऑरा छोड़ते हैं। पूरा आसमान कांप उठता है। भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होते ही दोनों सेनाओं के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जिस सेक्ट को वे आसान शिकार समझ रहे थे, उसके पीछे ऐसी ताकत छिपी है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहीं से दोनों बड़ी शक्तियों के विनाश की शुरुआत होने वाली थी। हेवन होल्डिंग होली लैंड और श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट की पूरी तरह बर्बादी के बाद पूरे महाद्वीप में सनसनी फैल जाती है। जिन दो शक्तियों का नाम सुनकर बड़े बड़े सेक्ट कांप जाते थे, वे मिरियाड धर्मा सेक्ट के सिर्फ दो प्रोटेक्टर्स के हाथों खत्म हो चुकी थी। इस खबर के फैलते ही हर बड़े क्लैन और होली लैंड में डर का माहौल बन जाता है। सभी को यकीन हो जाता है कि मिरियाड धर्मा सेक्ट के पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि कम से कम सेंट रियल्म का एक रहस्यमयी एक्सपर्ट मौजूद है। उधर दोनों प्रोटेक्टर्स सफलतापूर्वक मिशन पूरा करके सेक्ट लौट आते हैं। उन्होंने दुश्मनों के ट्रेजर वॉल्ट, कल्टीवेशन रिसोर्सेज और सभी महत्वपूर्ण मैनुअल्स सुरक्षित वापस ला दिए होते हैं। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है, मिशन कंप्लीटेड। रिवॉर्ड के रूप में लू चेन को एवोल्यूशन पूल, विशेष एवोल्यूशन सॉइल, 100 दुर्लभ स्पिरिट फ्रूट्स, कई वर्षों की अतिरिक्त कल्टीवेशन और एक विशाल डिवाइन वेपन टावर प्राप्त होती है, जिसमें अनगिनत डिवाइन वेपन्स सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही सिस्टम एक नया मिशन जारी करता है। अगर मिरियाद धर्मा सेक्ट को सच में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेक्ट बनाना है, तो अब सिर्फ कुछ डिसाइपल से काम नहीं चलेगा। 1 महीने बाद माउंटेन गेट खोलकर 3000 नए डिसाइपल्स भर्ती करने होंगे। लू चेन तुरंत प्रोटेक्टर वांग को बुलाकर आदेश देता है कि पूरे ईस्टर्न रीजन में यह खबर फैला दी जाए कि 1 महीने बाद मिरियाद धर्मा सेक्ट आधिकारिक रूप से डिसाइपल रिक्रूटमेंट शुरू करेगा, चाहे कोई किसी भी परिवार या पृष्ठभूमि से हो। अगर उसके अंदर टैलेंट और दृढ़ संकल्प है तो वो परीक्षा में भाग ले सकता है। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे ईस्टर्न रीजन में फैल जाती है। हर शहर और हर कल्टीवेटर के बीच सिर्फ इसी रिक्रूटमेंट की चर्चा होने लगती है। लोग बताते हैं कि यही वो सेक्ट है जिसने 2 होली लैंड्स जैसी शक्तियों को कुछ ही पलों में मिटा दिया था। अब हर प्रतिभाशाली युवा किसी भी कीमत पर मिरियड धर्मा सेक्ट में शामिल होना चाहता है। दूसरी तरफ डाउ मेडिसिन होली लैंड को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उन्हें समझ आता है कि अगर उन्होंने जल्दी संबंध नहीं सुधारे तो भविष्य में वही अगला निशाना बन सकते हैं। होली लैंड के एल्डर्स सलाह देते हैं कि तुरंत भारी मुआवजा देकर मिरियाद धर्मा सेक्ट से माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार फैसला होता है कि 10 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और कई दुर्लभ पिल्स उपहार के रूप में भेजे जाएं, ताकि दोनों सेक्ट के बीच दुश्मनी खत्म हो सके। इधर मिरियाद धर्मा सेक्ट में निंगटियन और निंगयू पहले से कहीं तेजी से कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। छोटी निंगयू हमेशा की तरह स्पिरिट फ्रूट्स खाते हुए घूमती रहती है। लू चैन उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि वो कल्टीवेशन से ज्यादा खाने में दिलचस्पी लेती है। उसी समय प्रोटेक्टर लू सेक्ट की नई तैयारियों की रिपोर्ट लेकर आता है। डिसाइपल रोब्स, सेक्ट टोकन्स, आइडेंटिटी कार्ड्स और बाकी सभी जरूरी सामान लगभग तैयार हो चुके होते हैं। आउटर डिसाइपल्स से लेकर इनर डिसाइपल्स तक सभी के लिए अलग अलग स्तर के स्पिरिचुअल इक्विपमेंट भी तैयार किए जा चुके थे। लू चैन ये सब देखकर संतुष्ट हो जाता है। अब मिरियड धर्मा सेक्ट पहली बार एक बड़े सेक्ट की तरह दिखाई देने लगा था, लेकिन तभी सिस्टम अचानक नया नोटिफिकेशन देता है, अ न्यू डिसाइपल हैज अपीयर्ड। लू चेन तुरंत समझ जाता है कि कोई नया प्रतिभाशाली व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो प्रोटेक्टर को निंगयू की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है और खुद सेक्ट से बाहर निकल पड़ता है। उधर एक राजकुमारी जैसी दिखने वाली युवती अपनी नौकरानी के साथ यात्रा कर रही होती है। उसने अपने परिवार से छिपकर घर छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पिता उसकी शादी एक ऐसे राजकुमार से करना चाहते थे जो विलासिता में डूबा हुआ था। युवती साफ कह देती है कि वो किसी भी कीमत पर उस आदमी से शादी नहीं करेगी। दोनों रास्ते में आराम करने के लिए एक बाजार में रुकते हैं। तभी राजकुमार अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो खुलेआम घोषणा करता है कि युवती पहले से उसकी मंगेतर है और अब उसे जबरदस्ती वापस ले जाएगा। युवती लाख मना करती है, लेकिन राजकुमार उसकी एक नहीं सुनता। जब उसकी नौकरानी बीच में आती है तो सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर युवती ने साथ चलने से इनकार किया तो सबसे पहले उसकी नौकरानी को मार दिया जाएगा। ठीक उसी समय लू चैन वहां पहुंच जाता है। वो पूरी घटना देखकर शांत स्वर में कहता है कि दिन दहाड़े एक लड़की को जबरदस्ती ले जाना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजकुमार गुस्से में लू चैन से उसका नाम पूछता है, लेकिन लू चैन उसकी बात का जवाब देने के बजाय सीधे उस युवती की तरफ मुड़ता है। सिस्टम पहले ही उसे स्कैन कर चुका होता है। लू चैन समझ जाता है कि यह लड़की भी असाधारण टैलेंट रखती है। वो मुस्कुराकर कहता है कि उसकी टैलेंट बेहद दुर्लभ है और वो उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। अगर वो मिरियाद धर्मा सेक्ट में शामिल हो जाए तो उसकी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। युवती पहले तो हैरान रह जाती है। वो लू चैन को चेतावनी देती है कि सामने खड़ा राजकुमार साधारण व्यक्ति नहीं है
और उसकी पृष्ठभूमि बेहद शक्तिशाली है। लेकिन लू चेन आत्मविश्वास से जवाब देता है कि जब तक वो उसकी डिसाइपल बन जाती है, उसके रहते कोई भी उसे छू नहीं सकता। कुछ पल सोचने के बाद युवती घुटनों के बल बैठ जाती है और लू चेन को अपना मास्टर स्वीकार कर लेती है। वो अपना नाम म्यू छिंगछेंग बताती है। इसके बाद वो अपने मास्टर से एक और विनती करती है। उसकी नौकरानी भी उसके साथ रहना चाहती है। अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया तो राजकुमार उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लू चेन बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान लेता है। वो नौकरानी को भी सेक्ट में आउटर डिसाइपल के रूप में साथ ले जाने की अनुमति दे देता है। उधर राजकुमार गुस्से से तिलमिला उठता है। वो अपने सेज बॉडीगार्ड को लू चेन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन बॉडीगार्ड एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ जाता है। कुछ क्षण बाद वो कांपती आवाज में राजकुमार से कहता है कि सामने खड़े इस युवक की असली कल्टीवेशन वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। इतनी आसानी से एक सेज को रोक देना सिर्फ किसी उससे भी ऊंचे एक्सपर्ट के बस की बात है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि लू चेन कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी एक्सपर्ट है जिससे दुश्मनी लेना पूरे राज्य के लिए विनाश साबित हो सकता है। लू चेन अपनी नई डिसाइपल म्यू छिंगछेंग और उसकी नौकरानी को लेकर मिरिया धर्मा सेक्ट वापस लौट आता है। सेक्ट के अंदर कदम रखते ही म्यू छिंगछेंग हैरान रह जाती है। पूरे सेक्ट में स्पिरिचुअल ची इतनी घनी होती है कि सिर्फ सांस लेने से ही कल्टीवेशन तेज होने लगती है। लू चेन मुस्कुराकर कहता है कि आज से यही उसका नया घर है। इसके बाद वो म्यू छिंगछेंग की मुलाकात अपने पहले 2 डिसाइपल्स निंगटियन और निंगयू से करवाता है। निंगयू हमेशा की तरह मासूमियत से नई सीनियर सिस्टर से खेल कूद की बातें करने लगती है, जबकि निंगटियन सम्मान के साथ उसका स्वागत करता है। लू चेन दोनों बच्चों से कहता है कि म्यू छिंगछेंग अब उनकी सीनियर सिस्टर है। वहीं म्यू छिंगछेंग को भी पता चलता है कि उसके दोनों जूनियर साधारण बच्चे नहीं हैं। एक के पास सुप्रीम बोन है और दूसरी के पास दुर्लभ डबल प्यूपिल्स फिजिक। इसके बाद लू चेन सभी को कल्टीवेशन टेक्निक हॉल भेज देता है। प्रोटेक्टर उन्हें समझाता है कि हॉल के अंदर किसी टेक्निक को चुनने की जरूरत नहीं होती, बस शांत मन से बैठना होता है। हॉल स्वयं हर व्यक्ति की टैलेंट के अनुसार सबसे उपयुक्त कल्टीवेशन टेक्निक प्रदान करता है। कुछ ही देर बाद म्यू छिंगछेंग के सामने कई इमॉर्टल ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक्स प्रकट होने लगती हैं। उनमें से वो राइनकार्नेशन, इमॉर्टल स्क्रिप्चर और उससे जुड़ी एक अत्यंत शक्तिशाली टेक्निक प्राप्त करती है। वहीं उसकी नौकरानी भी अपनी टैलेंट के अनुसार 2 उच्च स्तर की कल्टीवेशन टेक्निक्स हासिल कर लेती है। दोनों ये देखकर दंग रह जाती हैं कि मिरियाद धर्मा सेक्ट के पास इतनी दुर्लभ टेक्निक्स मौजूद हैं जिनके बारे में बाहरी दुनिया ने कभी सुना तक नहीं। उसी समय सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है। कांग्रेचुलेशंस होस्ट। म्यू छिंगछेंग को डिसाइपल बनाने के रिवॉर्ड के रूप में लू चेन को कल्टीवेशन एनहांसमेंट कार्ड, फैंटम स्पिरिट टावर और 4 नई येलो समन कार्ड्स मिलती हैं। लू चेन बिना देर किए सभी रिवॉर्ड्स इस्तेमाल कर देता है। सेक्ट में नई बिल्डिंग्स प्रकट होने लगती हैं और 4 नए शक्तिशाली एक्सपर्ट्स भी समन हो जाते हैं। अब लू चेन समझ जाता है कि सेक्ट पहले से बड़ा हो चुका है, इसलिए वो सेक्ट के लिए नए नियम बनाने का फैसला करता है। वो सभी एल्डर्स और प्रोटेक्टर्स को मेन हॉल में बुलाता है। लू चेन घोषणा करता है कि अब सेक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। लॉ एनफोर्समेंट हॉल, एल्केमी हॉल, मिशन हॉल और डिसाइपल कंट्रीब्यूशन सिस्टम की स्थापना की जाएगी। भविष्य में हर डिसाइपल अपनी मेहनत से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाएगा और उन्हीं पॉइंट्स से कल्टीवेशन रिसोर्सेज प्राप्त करेगा। सभी एल्डर्स इस योजना से बेहद प्रभावित होते हैं और जल्द से जल्द पूरे नियम लागू करने का वादा करते हैं। इसी दौरान प्रोटेक्टर शेन लू चेन को बताता है कि डाउ मेडिसिन होली लैंड के लोग माफी मांगने आए थे। वे भारी उपहार भी छोड़ गए हैं। लेकिन लू चेन इस छोटी सी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि भविष्य में ऐसे छोटे फैसले प्रोटेक्टर्स खुद ले सकते हैं। हर बात के लिए उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद टियानबाओ पवेलियन के लोग सेक्ट में बड़ी मात्रा में सामान लेकर पहुंचते हैं। इस बार पवेलियन मास्टर की बेटी ल्यू यी खुद सामान लेकर आती है। रास्ते भर वो सेक्ट की विशाल इमारतें, कल्टीवेशन हॉल्स और स्पिरिचुअल छी देखकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि मिरियाड धार्मा सेक्ट कोई साधारण सेक्ट नहीं, बल्कि एक प्राचीन हिडन सेक्ट है। मैं हॉल में पहुंचकर लू चेन उनका स्वागत करता है। ल्यू यी बताती है कि उनके पवेलियन की जान पहले लू चेन के दिए हुए स्पिरिट पीचेस से बची थी, इसलिए वो भविष्य में भी मिरियाद धर्मा सेक्ट के साथ लंबे समय तक व्यापार करना चाहती है। लू चेन उसकी बात स्वीकार कर लेता है। इसके बाद ल्यू यी एक विनती करती है। वो अपने साथ लाए हुए दुर्लभ संसाधनों के बदले 2 और स्पिरिट पीचेस मांगती है। लू चेन बिना ज्यादा सोच विचार किए ये सौदा मान लेता है। उसके लिए ये पीचेस उगाना अब मुश्किल नहीं रहा था। व्यापार पूरा होने के बाद ल्यू यी लू चेन को एक महत्वपूर्ण खबर देती है। 1 महीने बाद टियान्युआन सीक्रेट रियल्म खुलने वाला है। इस सीक्रेट रियल्म में प्रवेश करने वाले कल्टीवेटर्स को दुर्लभ ट्रेजर्स और बड़े अवसर मिलते हैं। टियानबाओ पवेलियन,
मिरियाद धर्मा सेक्ट के लिए 5 प्रवेश स्थान सुरक्षित कर सकता है। इसी समय सिस्टम भी नया मिशन जारी करता है। 1 महीने बाद 5 डिसाइपल्स को सीक्रेट रियल में भेजो। लू चेन तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और टियानबाओ पवेलियन से 5 स्थान सुरक्षित रखने को कहता है। व्यापार समाप्त होने के बाद ल्यूई सेक्ट से विदा लेती है। बाहर निकलते समय वो अपने साथ आए एल्डर से कहती है कि आज तक उसने इतने रहस्यमयी सेक्ट और इतने शक्तिशाली एक्सपर्ट्स कभी नहीं देखे। उसे तो लू चेन की असली कल्टीवेशन का भी बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा। उधर मिरियाद धर्मा सेक्ट में एक और बड़ा दिन आने वाला था। 1 महीने बाद होने वाली डिसाइपल रिक्रूटमेंट की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। लू चेन सभी एल्डर्स को अंतिम निर्देश देता है। सबसे पहले सभी उम्मीदवारों को इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस पार करनी होगी। इस परीक्षा की शुरुआती सीढ़ियां उनके मन और चरित्र की परीक्षा लेंगी, जबकि अंतिम चरण उनकी इच्छा शक्ति और सहन शक्ति की जांच करेगा। इसके बाद सभी का टैलेंट विशेष ट्रेजर से मापा जाएगा। लू चेन साफ कह देता है कि मिरियाद धर्मा सेक्ट को सिर्फ टैलेंट वाले लोग नहीं चाहिए। अगर किसी का कैरेक्टर खराब हुआ तो चाहे उसकी टैलेंट कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसे कभी डिसाइपल नहीं बनाया जाएगा। अब पूरे ईस्टर्न रीजन की नज़र सिर्फ एक ही दिन पर टिकी थी, मिरियाद धर्मा सेक्ट की पहली ओपन रिक्रूटमेंट, जहां हजारों कल्टिवेटर्स अपनी किस्मत आजमाने आने वाले थे। 1 महीने की तैयारी के बाद आखिरकार मिरियाद धर्मा सेक्ट की पहली डिसाइपल रिक्रूटमेंट सेरेमनी शुरू होती है। पूरे ईस्टर्न रीजन से हजारों कल्टिवेटर्स सेक्रेड हेवन माउंटेन पर पहुंच चुके होते हैं। हर किसी का सपना सिर्फ एक ही था, किसी भी तरह मिरियाद धर्मा सेक्ट का डिसाइपल बनना। उम्मीदवारों की लंबी कतारों में 2 युवक भी खड़े होते हैं। दोनों रास्ते में दोस्त बने थे और अब साथ मिलकर परीक्षा देने आए थे। वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर दोनों सेक्ट में चयनित हो गए तो भविष्य में साथ मिलकर कल्टीवेशन करेंगे। कुछ ही देर बाद सेक्ट के एल्डर सभी उम्मीदवारों के सामने आते हैं। वह घोषणा करते हैं कि आज से मिरियाद धर्मा सेक्ट आधिकारिक रूप से डिसाइपल रिक्रूटमेंट शुरू कर रहा है। जो भी परीक्षा पास करेगा उसे सेक्ट में रहने और कल्टीवेशन करने का अवसर मिलेगा, चाहे किसी की टैलेंट साधारण ही क्यों ना हो। अगर वो पहली परीक्षा पूरी कर लेता है तो भी उसे सेक्ट में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही पहली परीक्षा शुरू हो जाती है। सभी उम्मीदवार इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये साधारण सीढ़ियां नहीं थी। हर सीढ़ी पर अलग अलग मानसिक परीक्षा छिपी हुई थी, जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति, चरित्र और दृढ़ संकल्प की जांच करती थी। कई लोग शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, कुछ भ्रम में फंस जाते हैं तो कुछ अपने डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन कुछ प्रतिभाशाली उम्मीदवार लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। सबसे पहले एक युवती पूरी स्टेयरकेस पार करके शिखर तक पहुंच जाती है। उसके बाद वही 2 युवक भी ऊपर पहुंच जाते हैं। वे हैरान होते हैं कि उनसे पहले एक लड़की ने पूरी परीक्षा समाप्त कर ली। हालांकि उन्हें शर्म नहीं आती। वे तय करते हैं कि अगली परीक्षा में अपनी असली टैलेंट दिखाएंगे। पहली परीक्षा पूरी होने के बाद एल्डर सभी को दूसरी परीक्षा के लिए बुलाते हैं। अब टैलेंट टेस्ट शुरू होता है। सेक्ट का विशेष ट्रेजर हर उम्मीदवार की टैलेंट मापता है। एल्डर नियम समझाते हैं। कम टैलेंट वाले डिसाइपल भी सेक्ट में रह सकते हैं, लेकिन अधिक टैलेंट वाले सीधे आउटर सेक्ट या इनर सेक्ट में प्रवेश पाएंगे, जबकि सबसे असाधारण टैलेंट रखने वालों को भविष्य में सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बनने का अवसर भी मिल सकता है। एक एक करके सभी उम्मीदवार अपनी टैलेंट जांच करवाते हैं। कुछ साधारण टैलेंट के साथ आउटर डिसाइपल बनते हैं, कुछ इनर सेक्ट में चयनित हो जाते हैं। इसके बाद वही 2 युवक अपनी बारी पर शानदार टैलेंट दिखाते हैं और सीधे इनर डिसाइपल बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब होता है जब सबसे पहले स्टेयरकेस पार करने वाली युवती टैलेंट टेस्ट देती है। उसकी टैलेंट पूरे मैदान को चौंका देती है। एल्डर्स भी समझ जाते हैं कि ये लड़की भविष्य में सेक्ट की सबसे प्रतिभाशाली डिसाइपल्स में से एक बन सकती है। भर्ती प्रक्रिया कई दिनों तक लगातार चलती रहती है। इस दौरान नए डिसाइपल्स धीरे धीरे सेक्ट की असली ताकत देखने लगते हैं। कोई विशाल कल्टीवेशन टावर देखकर हैरान रह जाता है, जहां बाहर का एक दिन अंदर के 100 दिनों के बराबर था। कोई चैलेंज पगोड़ा देखकर चौंक जाता है, जिसमें कुल 99 मंजिलें थीं और हर मंजिल पार करने पर विशेष रिवॉर्ड्स मिलते थे। जबकि सबसे अधिक उत्साह डिवाइन वेपन टावर को देखकर होता है। एल्डर बताते हैं कि उसके अंदर अनगिनत डिवाइन वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। नए डिसाइपल्स ये सब देखकर समझ जाते हैं कि मिरियाद धर्मा सेक्ट की असली ताकत बाहरी दुनिया की कल्पना से भी कहीं अधिक है। भर्ती के पहले ही दिन लगभग 1800 उम्मीदवार सेक्ट में शामिल हो जाते हैं। प्रोटेक्टर पूरी रिपोर्ट लू चैन को सौंपता है और बताता है कि अगर अगले कुछ दिनों तक यही गति रही तो 3000 डिसाइपल्स भर्ती करने का लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। लू चैन संतुष्ट होकर बाकी रिक्रूटमेंट भी उसी व्यवस्था से जारी रखने का आदेश देता है। उधर छोटी निंगयू अब भी पहले जैसी चंचल थी। पूरे सेक्ट की सीनियर सिस्टर बनने के बाद भी उसकी सबसे बड़ी चिंता कल्टीवेशन नहीं, बल्कि रोज पीच गार्डन जाकर स्पिरिट पीचेस खाना थी।
लू चेन हंसते हुए उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो हर दिन चोरी छिपे पीचेस खाती रहती है। अब उसका शरीर लगभग बॉडी रिफाइनिंग रियल्म की सीमा तक पहुंच चुका है। इसके बाद वो निंग यू को एक विशेष बॉडी रिफाइनिंग पूल दिखाता है। वो समझाता है कि यह नहाने की जगह नहीं बल्कि शरीर को और अधिक शक्तिशाली बनाने का स्थान है। अगर वो अपनी टेक्निक चलाकर इसमें कल्टीवेशन करेगी तो जल्द ही अगला ब्रेक थ्रू हासिल कर लेगी। ये सुनकर निंग यू खुशी खुशी कल्टीवेशन के लिए चली जाती है। कुछ दिनों बाद पूरी रिक्रूटमेंट समाप्त हो जाती है। सेक्ट में 32 इनर डिसाइपल्स और बड़ी संख्या में आउटर डिसाइपल्स सफलतापूर्वक भर्ती हो चुके होते हैं। हालांकि इस बार कोई भी ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं मिला जिसे लू चेन अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाता, लेकिन लू चेन को इसकी कोई चिंता नहीं होती। उसके अनुसार असली प्रतिभाएं रोज रोज नहीं मिलती। उसी समय सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, रिक्रूटमेंट मिशन कंप्लीटेड। इस बार रिवॉर्ड पहले से भी बड़ा होता है। लू चेन को एल्चमी हॉल, फॉजिंग हॉल, बड़ी संख्या में नई समन कार्ड्स, कई दुर्लभ सीक्रेट मेडिसिन्स, एक शक्तिशाली डिवाइन बीस्ट एग और अनेक मूल्यवान रिसोर्सेज मिलते हैं। वो बिना समय गंवाए सभी रिवॉर्ड्स इस्तेमाल कर देता है। कुछ ही क्षणों में सेक्ट के अंदर 2 नई विशाल इमारतें प्रकट हो जाती हैं, एल्चमी हॉल और फॉजिंग हॉल। साथ ही दर्जनों नए एल्डर्स और एक्सपर्ट्स भी सेक्ट में शामिल हो जाते हैं। अब मिरियाद धर्मा सेक्ट पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और व्यवस्थित बन चुका था। रात को लू चेन की नज़र सिस्टम द्वारा मिले डिवाइन बीस्ट एग पर पड़ती है। वो उत्सुक होकर सिस्टम से पूछता है कि आखिर इस अंडे के अंदर कौन सा डिवाइन बीस्ट है, लेकिन इस बार सिस्टम भी साफ जवाब नहीं दे पाता। वो सिर्फ इतना बताता है कि पहले लू चेन को अपने एसेंस ब्लड से इस अंडे को अपना मास्टर स्वीकार करवाना होगा। उसके बाद स्पिरिचुअल पावर की मदद से इसे धीरे धीरे हैच करना होगा। लू चेन तुरंत वैसा ही करता है। जैसे ही डिवाइन बीस्ट एग उसका एसेंस ब्लड स्वीकार कर लेता है, वो सिस्टम से दोबारा पूछता है, आखिर इस अंडे के अंदर कौन सा डिवाइन बीस्ट छिपा है। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी रहस्य ही बना रहता है। मिरियद धर्मा सेक्ट की पहली रिक्रूटमेंट सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद लू चेन पूरे सेक्ट की व्यवस्था को और मजबूत बनाने का फैसला करता है। सबसे पहले वो सभी एल्डर्स और धर्मा प्रोटेक्टर्स को सेक्ट मास्टर हॉल में बुलाता है। सभी के पहुंचने के बाद लू चेन नई जिम्मेदारियां बांटना शुरू करता है। वो घोषणा करता है कि आज से लॉ एनफोर्समेंट हॉल आधिकारिक रूप से स्थापित किया जाता है। इसका काम सेक्ट के नियमों की रक्षा करना और किसी भी नियम तोड़ने वाले डिसाइपल को उचित सजा देना होगा। अलग अलग एल्डर्स को इनर सेक्ट, आउटर सेक्ट और बाकी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। बैठक समाप्त होते ही पूरा सेक्ट विशाल मैदान में इकट्ठा हो जाता है। हजारों नए डिसाइपल्स पहली बार अपने सेक्ट मास्टर को देखने के लिए उत्साहित होते हैं। जब लू चेन मंच पर पहुंचता है तो सभी डिसाइपल्स एक साथ झुककर उसका अभिवादन करते हैं। लू चेन सभी का स्वागत करते हुए कहता है कि आज से वे केवल किसी सेक्ट के सदस्य नहीं बल्कि मिरियाड धर्मा सेक्ट के कल्टिवेटर्स हैं। इसके बाद वो सेक्ट का मूल सिद्धांत समझाता है, 10,000 रास्तों से कल्टीवेशन करो, लेकिन अंत में हर मार्ग डाव तक ही पहुंचता है। टैलेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है लगातार मेहनत करना। वो इनर डिसाइपल्स को घमंड न करने की सलाह देता है और कम टैलेंट वाले डिसाइपल्स से कहता है कि कभी खुद को कमजोर न समझे। कल्टीवेशन में असली जीत उसी की होती है जो हर दिन लगातार आगे बढ़ता रहता है। लू चेन का भाषण सुनकर पूरे सेक्ट का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद वो सेक्ट के 5 मुख्य नियम घोषित करता है। बिना अनुमति कल्टीवेशन टेक्निक्स बाहर नहीं ले जाई जाएंगी। निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना सख्त मना होगा। सेक्ट के साथ विश्वासघात करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। डिमोनिक पाथ के साथ मिलकर काम करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। और इन सभी नियमों की निगरानी अब लॉ एनफोर्समेंट हॉल करेगा। इसके बाद लू चेन एक और बड़ी घोषणा करता है, कल से सभी नए डिसाइपल्स को एवोल्यूशन पूल में प्रवेश मिलेगा। ये पूल उनके शरीर को शुद्ध करेगा, टैलेंट बढ़ाएगा और भविष्य की कल्टीवेशन को पहले से आसान बना देगा। साथ ही वो कल्टीवेशन टावर के नियम भी तय करता है। आउटर डिसाइपल्स को हर महीने सीमित समय के लिए टावर में प्रवेश मिलेगा। इनर डिसाइपल्स को उससे अधिक समय मिलेगा, जबकि उसके डायरेक्ट डिसाइपल्स बिना किसी सीमा के टावर में कल्टीवेशन कर सकेंगे। सभा समाप्त होते ही सभी डिसाइपल्स अपनी अपनी पहचान के अनुसार अलग अलग कतारों में खड़े हो जाते हैं। हर व्यक्ति को सेक्ट रोब, आइडेंटिटी टोकन, बड़ी मात्रा में टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और हाई ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट चुनने का अधिकार दिया जाता है। इतने मूल्यवान रिसोर्सेज देखकर सभी नए डिसाइपल्स दंग रह जाते हैं। इसके बाद आउटर और मिसलेनियस डिसाइपल्स को उनकी पहली कल्टीवेशन टेक्निक दी जाती है, लेकिन इनर डिसाइपल्स को बताया जाता है कि उनकी टेक्निक साधारण पुस्तकों में नहीं मिलेंगी। उन्हें सीधे कल्टीवेशन टेक्निक हॉल ले जाया जाता है। हॉल के एल्डर्स समझाते हैं कि यहाँ कोई भी टेक्निक जबरदस्ती नहीं चुनी जाती। हर व्यक्ति शांत मन से बैठकर ध्यान करेगा और हॉल स्वयं उसकी टैलेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबसे उपयुक्त कल्टीवेशन टेक्निक प्रदान करेगा।
सभी इनर डिसाइपल्स ध्यान में बैठ जाते हैं। कुछ ही क्षणों बाद हॉल के अंदर एक एक करके अनगिनत प्रकाश किरणें प्रकट होने लगती हैं। हर डिसाइपल के सामने अलग अलग इमॉर्टल ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक्स दिखाई देती हैं। किसी को सॉर्ड टेक्निक मिलती है, किसी को फिस्ट टेक्निक, तो किसी को बॉडी रिफाइनिंग या मूवमेंट टेक्निक। हर व्यक्ति को वही टेक्निक प्राप्त होती है जो उसकी टैलेंट के लिए सबसे उपयुक्त होती है। सभी इनर डिसाइपल्स खुशी से भर उठते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि मिरियाड धर्मा सेक्ट में शुरुआत से ही इमॉर्टल ग्रेड टेक्निक सिखाई जाती है। एल्डर उन्हें आदेश देते हैं कि आज से पुरानी टेक्निक्स छोड़कर इन्हीं नई कल्टीवेशन मेथड्स की साधना शुरू करें। अगले दिन उन्हें एवोल्यूशन पूल में प्रवेश मिलेगा, इसलिए पहले नई टेक्निक्स से परिचित होना जरूरी है। इसी दौरान लू चेन 5 विशेष डिसाइपल्स को मेन हॉल में बुलाता है। इनमें उसके 3 सबसे प्रतिभाशाली नए इनर डिसाइपल्स और 2 डायरेक्ट डिसाइपल्स शामिल होते हैं। सभी के आने के बाद लू चेन बताता है कि जल्द ही टियान्युआन सीक्रेट रियल्म खुलने वाला है। पूरे सेक्ट को वहां केवल 5 प्रवेश स्थान मिले हैं और उसने इन 5 को उसी मिशन के लिए चुना है। लेकिन उनकी वर्तमान कल्टीवेशन अभी सीक्रेट रियल्म के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए अगले 20 दिनों तक सभी को लगातार कल्टीवेशन टावर में बंद होकर साधना करनी होगी। लू चेन उन्हें बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज देता है ताकि साधना के दौरान किसी चीज की कमी ना हो। वो एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देता है, सीक्रेट रियल्म में केवल पर्पल मैंशन रियल्म से नीचे के कल्टीवेटर्स ही प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए ब्रेक थ्रू करते समय इस सीमा का ध्यान रखना होगा। 5 डिसाइपल्स सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार करते हैं और तुरंत कल्टीवेशन टावर की ओर रवाना हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एक शक्तिशाली राजमहल में प्रिंसेस म्यू शिंगचेंग की तलाश अभी भी जारी होती है। आखिरकार एक जासूस लौटकर रिपोर्ट देता है कि कुछ दिन पहले म्यू चिंगचेंग को मिरियाद धर्मा सेक्ट की डिसाइपल रिक्रूटमेंट के दौरान देखा गया था। इतना ही नहीं, वो अब उस सेक्ट मास्टर की डायरेक्ट डिसाइपल बन चुकी है। ये खबर सुनते ही पूरा राजमहल चौंक जाता है। सब सोचने लगते हैं कि आखिर ये मिरियाद धर्मा सेक्ट है क्या, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन जिसकी ताकत अब पूरे महाद्वीप का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। कुछ दिनों बाद टियान्युआन सीक्रेट रियल्म खुलने की खबर पूरे महाद्वीप में फैल जाती है। ये सीक्रेट रियल्म वर्षों में केवल एक बार खुलता है और इसके अंदर अनगिनत दुर्लभ ट्रेजर्स, कल्टीवेशन रिसोर्सेज और एंशिएंट इनहेरिटेंसेस छिपी होती हैं। इसी कारण हर बड़ी शक्ति अपने सबसे प्रतिभाशाली डिसाइपल्स को वहां भेजने की तैयारी शुरू कर देती है। उधर जिस राजकुमार की शादी म्यू छिंगचेंग से तय हुई थी, उसे भी उसकी असली लोकेशन का पता चल जाता है। उसके जासूस बताते हैं कि म्यू छिंगचेंग अब मिरियाद धर्मा सेक्ट की डायरेक्ट डिसाइपल बन चुकी है। पहले तो राजकुमार उसे वापस लाने की सोचता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यही वही सेक्ट है जिसने हेवन होल्डिंग, होली लैंड और श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट जैसी शक्तियों को खत्म कर दिया था, तो वो अपना फैसला बदल देता है। वो समझ जाता है कि सीधे मिरियाड धर्मा सेक्ट से टकराना आत्महत्या होगी। कुछ देर सोचने के बाद वो नई योजना बनाता है। उसे पता चलता है कि म्यू शिंगचेंग भी टियान्युआन सीक्रेट रियल्म में जाएगी, इसलिए वो अपने पिता से सीक्रेट रियल्म में प्रवेश के लिए 5 स्थान मांगता है और अपने साथ 4 पीक पर्पल मैंशन रियल्म एक्सपर्ट्स को लेकर जाने का फैसला करता है। साथ ही वो म्यू परिवार को भी म्यू शिंगचेंग की खबर भेज देता है ताकि वे भी उसे वापस बुलाने की कोशिश करें। दूसरी तरफ मिरियाद धर्मा सेक्ट में भी सीक्रेट रियल्म की तैयारी पूरी हो चुकी थी। टियानबाओ पवेलियन द्वारा भेजे गए 5 प्रवेश स्थान सेक्ट तक पहुंच चुके थे। लू चेन तुरंत लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर को बुलाकर आदेश देता है कि अगले दिन 2 प्रोटेक्टर्स 5 डिसाइपल्स के साथ सीक्रेट रियल्म तक जाएं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसी दौरान कल्टीवेशन टावर में 20 दिनों की कठिन साधना पूरी करके 5 चुने हुए डिसाइपल्स बाहर निकलते हैं। उनकी कल्टीवेशन पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है। दोनों सीनियर ब्रदर्स पर्पल मैंशन 7th लेयर तक पहुंच चुके होते हैं। म्यू शिंगचेन की ताकत भी तेजी से बढ़ी होती है, जबकि बाकी डिसाइपल्स ने भी शानदार ब्रेक थ्रू हासिल किए होते हैं। जब सभी लू चेन के सामने रिपोर्ट देने पहुंचते हैं तो निंग यू भी वहीं मौजूद होती है। वो हमेशा की तरह लू चेन के पास बैठी एक रहस्यमयी अंडे को देखकर पूछती है कि क्या उसे पकाकर खाया जा सकता है। लू चेन हंसते हुए समझाता है कि ये कोई साधारण अंडा नहीं, बल्कि सेक्ट का भविष्य का गार्डियन डिवाइन बीस्ट है। फिर वो निंगयू को डांटते हुए पूछता है कि उसने ठीक से कल्टीवेशन की या नहीं। निंगयू तुरंत मासूम चेहरा बनाकर कहती है कि उसने बहुत मेहनत की है और कई लेवल्स तक ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। लेकिन लू चेन उसके मुंह के किनारे लगा पीच जूस देखकर समझ जाता है कि ये छोटी डिसाइपल फिर से कल्टीवेशन से ज्यादा स्पिरिट पीचेस खाने में व्यस्त थी। पूरा हॉल उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। इसके बाद लू चेन 5 डिसाइपल्स को अपने पास बुलाता है और सीक्रेट रियल्म के बारे में आखिरी निर्देश देता है। वो कहता है कि इस बार का मिशन सिर्फ ट्रेजर ढूंढना नहीं है, सबसे पहले अपनी जान की रक्षा करनी है। अगर कोई दुश्मन सामने आए तो सभी एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन अगर कोई बिना वजह मिरियत धर्मा सेक्ट को चुनौती देता है
तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। लू चेन अपने डिसाइपल से एक बात खास तौर पर याद रखने को कहता है, हम कभी किसी को पहले परेशान नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमें परेशान करेगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी डिसाइपल एक साथ सिर झुकाकर आदेश स्वीकार करते हैं। अगले दिन दो प्रोटेक्टर्स पांचों डिसाइपल्स को लेकर टियान्युएन सीक्रेट रियल्म के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। वहां पहले से ही अलग अलग सेक्ट्स और होली लैंड्स के हजारों कल्टिवेटर्स जमा होते हैं। हर कोई सीक्रेट रियल्म खुलने का इंतजार कर रहा होता है। इसी बीच म्यू शिंगचेंग का परिवार भी वहां पहुंचता है, लेकिन मिरियाद धर्मा सेक्ट के प्रोटेक्टर्स को देखकर वे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। कुछ ही देर बाद सीक्रेट रियल्म का प्रवेश द्वार खुल जाता है। पांचों डिसाइपल अपने प्रोटेक्टर्स को प्रणाम करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, सभी को तुरंत एहसास हो जाता है कि यह जगह साधारण नहीं है। यहाँ स्पिरिचुअल छीप बेहद घनी होती है, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी मृत्यु और विनाश की आभा भी महसूस होती है। निंगटियान सभी को सावधान रहने के लिए कहता है और पूरी टीम एक साथ आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कई कल्टिवेटर्स की लाशें दिखाई देती हैं। स्पष्ट था कि सीक्रेट रियल्म खुलते ही कई सेक्ट्स के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल एंशिएंट फॉर्मेशन दिखाई देती है, जो एक प्राचीन रूइंस की रक्षा कर रही थी। बाकी लोग फॉर्मेशन देखकर रुक जाते हैं। उनके अनुसार इतनी पुरानी फॉर्मेशन भी अभी तक केव वॉइड रियल्म के बराबर शक्ति रखती है, इसलिए पहले यहां आए किसी भी कल्टिवेटर ने इसे कभी नहीं तोड़ा। लेकिन निंगटियान फॉर्मेशन को ध्यान से देखकर शांत स्वर में कहता है कि शायद वो इसे तोड़ सकता है। उसकी बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। उसी समय अचानक सामने से वही राजकुमार अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। म्यू छिंगचेंग उसे देखते ही नाराज हो जाती है और साफ कह देती है कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। राजकुमार इसे फिर से गलतफहमी बताकर उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार निंगटियान और बाकी डिसाइपल्स बीच में आ जाते हैं। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर उसने उनकी सीनियर सिस्टर को फिर से परेशान किया तो उसे इसका पछतावा होगा। राजकुमार का धैर्य टूट जाता है। वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि मिरियाद धर्मा सेक्ट के सभी लोगों को यहीं खत्म कर दिया जाए। दोनों पक्षों के बीच माहौल पल भर में युद्ध में बदल जाता है और सीक्रेट रियल्म के अंदर पहली बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। टियान्युएन सीक्रेट रियल्म के अंदर आगे बढ़ते हुए निंगटियान को सामने मौजूद विशाल एंशिएंट फॉर्मेशन दिखाई देती है। वो ध्यान से फॉर्मेशन का निरीक्षण करता है और समझ जाता है कि यह साधारण फॉर्मेशन नहीं है। भले ही लाखों साल बीत चुके हों, लेकिन इसकी गहराई आज भी उसकी वर्तमान फॉर्मेशन नॉलेज से कहीं अधिक थी। बाकी डिसाइपल उससे पूछते हैं कि अगर फॉर्मेशन तोड़ने के बाद सभी लोग अंदर घुस आए तो क्या फायदा होगा? क्या उन्हें कोई दूसरी जगह नहीं खोजनी चाहिए? लेकिन निंगटियान सिर हिलाकर कहता है कि वे यहाँ सिर्फ ट्रेजर लेने नहीं आए हैं। उनका असली उद्देश्य अनुभव और कल्टीवेशन है। अगर हर कठिनाई से बचकर भागेंगे तो इस ट्रायल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वो सभी को पीछे हटने का आदेश देता है। इसके बाद निंगटियान अपनी पूरी ताकत एक मुक्के में इकट्ठा करता है और सीधे एंशिएंट फॉर्मेशन पर वार कर देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। जिस फॉर्मेशन को पिछले कई वर्षों में अनगिनत प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स नहीं तोड़ पाए थे, वो निंगटियान के एक ही पंच से चकनाचूर हो जाती है। ये दृश्य देखकर आसपास मौजूद सभी कल्टीवेटर्स स्तब्ध रह जाते हैं। कोई विश्वास नहीं कर पाता कि इतना युवा कल्टीवेटर इतनी आसानी से एंशिएंट फॉर्मेशन तोड़ सकता है। फॉर्मेशन टूटते ही सभी लोग अंदर की ओर दौड़ पड़ते। रूइंस के अंदर एक विशाल स्पिरिट हर्ब गार्डन छिपा हुआ था। निंगटियान तुरंत योजना बनाता है। वो अपने दो साथियों को स्पिरिचुअल हर्ब्स इकट्ठा करने भेज देता है, जबकि बाकी लोग बाहर खड़े होकर उनकी रक्षा करने लगते हैं। लेकिन इतने दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब्स देखकर दूसरे सेक्ट्स के कल्टीवेटर्स लालच में आ जाते हैं। वे घोषणा करते हैं कि इतना बड़ा हर्ब गार्डन किसी एक सेक्ट का नहीं हो सकता। सभी स्पिरिचुअल हर्ब्स बराबर बांटे जाएंगे। निंगटियान साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जिसने अपनी ताकत से मौका बनाया है, ट्रेजर उसी का होगा। ये सुनते ही कई सेक्ट्स एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन मिरियाद धर्मा सेक्ट के पांचों डिसाइपल बिना घबराए उनका सामना करते हैं। कुछ ही पलों में निंगटियान और उसके साथी दुश्मनों को पूरी तरह हरा देते हैं। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। पूरे हर्ब गार्डन के सभी दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब्स सुरक्षित उनके हाथ लग जाते हैं। ट्रेजर इकट्ठा करने के बाद वे आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक प्राचीन एल्केमी हॉल दिखाई देता है। हॉल के बाहर पहले से कई सेक्ट्स जमा थे। सभी दावा कर रहे थे कि उन्होंने भारी कीमत चुकाकर यहां तक पहुंचने का रास्ता बनाया है, इसलिए अंदर मौजूद ट्रेजर सिर्फ उन्हीं का होगा। लेकिन निंगटियान शांत स्वर में जवाब देता है कि सीक्रेट रियल्म में किसी ट्रेजर का कोई मालिक नहीं होता। जो अपनी क्षमता से उसे हासिल करे वही उसका असली अधिकारी है। ये बात सुनते ही फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार भी मिरियड धर्मा सेक्ट के डिसाइपल किसी को मौका नहीं देते। दुश्मनों को हराने के बाद वे सीधे एल्केमी हॉल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हॉल के अंदर का दृश्य देखकर सभी की आंखें चमक उठती हैं।
चारों तरफ अनगिनत पिल बॉटल्स रखी थी। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि उन्हें असाधारण ट्रेजर मिल गया है, लेकिन जैसे ही निंग टियान एक पिल उठाकर देखता है, उसका चेहरा बदल जाता है। हजारों वर्षों के बीत जाने से उन सभी पिल्स की मेडिसिनल पावर पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। इतनी बड़ी उम्मीद एक पल में टूट जाती है। सभी थोड़ा निराश होते हैं, लेकिन निंग टियान कहता है कि सीक्रेट रियल्म में आगे अभी और भी मौके मिलेंगे। इसी बीच बाहर से फिर जबरदस्त लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग सीधे मिरियाद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल्स पर हमला कर देते हैं। इस बार हमला साधारण लूट के लिए नहीं था। हमलावरों का उद्देश्य साफ था, मिरियाद धर्मा सेक्ट के सभी लोगों को यहीं खत्म करना। लड़ाई के दौरान निंग टियान एक हमलावर को जिंदा पकड़ लेता है और पूछता है कि उन्हें किसने भेजा है। शुरू में वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब उसकी हार तय हो जाती है तब उसकी पहचान सामने आती है। वो टियानमो सेक्ट का इनर डिसाइपल था। निंग टियान उसके स्टोरेज रिंग की जांच करता है, लेकिन कोई खास सबूत नहीं मिलता। आखिरकार वो समझ जाता है कि सीक्रेट रियल्म खत्म होने के बाद इस मामले की पूरी जानकारी लू चेन को देनी होगी। अगर टियानमो सेक्ट ने सच में मिरियत धर्मा सेक्ट के डिसाइपल्स की हत्या की योजना बनाई है, तो उसका हिसाब सेक्ट मास्टर खुद करेंगे। इतना कहकर निंग टियान उस हमलावर को वहीं खत्म कर देता है। अब पांचों डिसाइपल सीधे टियानमो सेक्ट के लोगों को खोजने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ घायल कल्टीवेटर्स दिखाई देते हैं। वे 100 फ्लावर्स वैली के डिसाइपल होते हैं। वे बताते हैं कि सीक्रेट रियल्म के अंदर टियानमो सेक्ट और कुछ दूसरी शक्तियां मिलकर छोटे छोटे सेक्ट्स के डिसाइपल्स का शिकार कर रही हैं। कई लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके सामने खड़े लोग मिरियाड धर्मा सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो वे राहत की सांस लेते हैं। उनके एल्डर्स ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर सीक्रेट रियल्म में किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो सिर्फ मिरियाड धर्मा सेक्ट है। वे विनती करते हैं कि आगे की यात्रा में उन्हें भी साथ रहने दिया जाए। निंग टियान उनकी बात मान लेता है। वो साफ कहता है कि ट्रेजर किसे मिलेगा ये सबकी अपनी किस्मत और क्षमता पर निर्भर करेगा, लेकिन जब तक वे साथ हैं कोई भी टियानमो सेक्ट उन पर आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। दोनों टीमें साथ आगे बढ़ने लगती हैं। कुछ देर बाद दूर एक विशाल एंशिएंट रूइन दिखाई देता है। उसके प्रवेश द्वार के ऊपर एक विशाल तलवार का चिन्ह बना हुआ था। म्यू छिंगचेंग उसे देखकर कहती है कि संभव है ये कभी लिंगन सॉर्ड सेक्ट का मुख्य क्षेत्र रहा हो, लेकिन इतना शक्तिशाली एंशिएंट सॉर्ड सेक्ट आखिर पूरी तरह नष्ट कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब अभी भी उस रहस्यमयी रूइन के अंदर छिपा हुआ था। लिंगन सॉर्ड सेक्ट के प्राचीन रूइंस की खोज जारी रखते हुए मिरियाद धर्मा सेक्ट के सभी डिसाइपल आगे बढ़ते हैं। हर जगह टूटी हुई इमारतें, बिखरे हुए सॉर्ड इंटेंट और एंशिएंट ऑरा साफ बता रहे थे कि कभी ये सेक्ट पूरे महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली सॉर्ड फोर्सेस में से एक रहा होगा, लेकिन अब उसके वैभव का सिर्फ इतिहास ही बचा था। कुछ देर बाद सभी एक विशाल कल्टीवेशन टावर के सामने पहुंचते हैं। टावर के अंदर जाने के बाद उन्हें कोई कल्टीवेशन मैनुअल दिखाई नहीं देता। कई डिसाइपल सोचने लगते हैं कि शायद उनसे पहले आने वाले लोग सारी टेक्निक्स लेकर जा चुके हैं, लेकिन म्यू छिंगचेंग सभी को शांत रहने के लिए कहती है। वो खुद पूरे हॉल का ध्यान से निरीक्षण करने लगती है। अचानक उसके सामने की दुनिया बदल जाती है। वो खुद को एक अलग स्थान पर खड़ी पाती है, जहां एक प्राचीन सॉर्ड एक्सपर्ट उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। वो व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है कि म्यू छिंगचेंग की सॉर्ड टैलेंट असाधारण है। अगर वो पहले से किसी सेक्ट की डिसाइपल न होती तो वो उसे लिंगन सॉर्ड सेक्ट का अगला सक्सेसर जरूर बनाता। इसके बाद वो अपनी बची हुई स्पिरिचुअल विल से उसे अपनी सबसे शक्तिशाली विरासत सौंप देता है, हेवनली सॉर्ड टेक्निक। वो कहता है कि यही लिंगन सॉर्ड सेक्ट की सर्वोच्च सॉर्ड आर्ट है। अब उसके सेक्ट का अस्तित्व खत्म हो चुका है, इसलिए वो चाहता है कि यह टेक्निक किसी योग्य व्यक्ति तक पहुंचे। म्यू छिंगचेंग सम्मानपूर्वक उस सीनियर को प्रणाम करती है और टेक्निक स्वीकार कर लेती है। जब उसकी चेतना वापस लौटती है तो बाकी डिसाइपल उसका इंतजार कर रहे होते हैं। म्यू छिंगचेंग सभी को बताती है कि उसे एंशिएंट सॉर्ड इनहेरिटेंस मिल चुकी है। सभी सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स खुशी से उसे बधाई देते हैं। निंग टियान मुस्कुराकर कहता है कि सेक्ट मास्टर हमेशा सिखाते हैं कि सभी डिसाइपल एक परिवार की तरह हैं, इसलिए किसी एक की सफलता पूरे सेक्ट की सफलता होती है। इसके बाद सभी लोग टावर के अगले ट्रायल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक विशाल सॉर्ड टावर था। हर मंजिल पर सॉर्ड इंटेंट की परीक्षा होती थी। कई सेक्ट्स के प्रतिभाशाली डिसाइपल तीसरी मंजिल से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन मिरियाद धर्मा सेक्ट के पांचों डिसाइपल आसानी से चौथी और पांचवी मंजिल पार कर लेते हैं। बाहर खड़े सभी कल्टीवेटर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये पांचों मिरियाद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल हैं तो कोई भी आश्चर्य नहीं करता। आखिर यही वो सेक्ट था जिसने होली लैंड्स तक को हरा दिया था। कुछ ही देर में पांचों डिसाइपल छठी मंजिल भी पार कर लेते हैं। बाहर मौजूद लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि शायद उनकी सीमा यहीं तक होगी, लेकिन सभी की सोच गलत साबित होती है। कुछ समय बाद टावर की 8वीं मंजिल भी पार हो जाती है। अब पूरा सीक्रेट रियल्म इस खबर से गूंज उठता है।
इतनी कम उम्र में 8वीं मंजिल तक पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था। 8वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद परीक्षा पूरी तरह बदल जाती है। अब केवल ताकत नहीं बल्कि सॉर्ड कॉम्प्रिहेंशन की परीक्षा होती है। बाकी 4 डिसाइपल यहीं रुक जाते हैं, लेकिन म्यू शिंगचेंग की सॉर्ड टैलेंट अलग ही स्तर की थी। वो 8वीं मंजिल पर मिली सॉर्ड इंटेंट को समझने में पूरी तरह डूब जाती है। बाकी लोग उसे परेशान नहीं करते, वे तय करते हैं कि बाहर उसका इंतजार करेंगे। इसी समय सीक्रेट रियल्म के दूसरे हिस्से में टियानमो सेक्ट के बचे हुए लोग एक गुप्त बैठक कर रहे होते हैं। उनकी योजना लगभग पूरी तरह विफल हो चुकी थी। सीक्रेट रियल्म में घुसाए गए उनके कई जासूस मारे जा चुके थे। टियानमो सेक्ट के अपने कई एक्सपर्ट्स भी खत्म हो चुके थे। अब उनके पास बहुत कम लोग बचे थे। कुछ लोग सलाह देते हैं कि तुरंत सीक्रेट रियल्म छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनके नेता का कहना था कि बाहर जाकर सारी बात सेक्ट मास्टर को बताई जाएगी। इसके बाद मिरियाद धर्मा सेक्ट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर सीक्रेट रियल्म के एक और हिस्से में वही क्राउन प्रिंस अकेला घूम रहा होता है। तभी कुछ रहस्यमयी लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। पहले तो क्राउन प्रिंस उन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन कुछ ही देर बाद वे अपनी असली पहचान बताते हैं। वे टियानमो सेक्ट के लोग थे। वे क्राउन प्रिंस से कहते हैं कि अगर वो उनके साथ हाथ मिला लें तो वे उसे भविष्य का एम्परर बना सकते हैं। बदले में उसे सिर्फ एक काम करना होगा, भविष्य में मारियत धर्मा सेक्ट के खिलाफ उनका साथ देना होगा। शुरुआत में क्राउन प्रिंस उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन टियानमो सेक्ट के लोग उसे भरोसा दिलाते हैं कि उनके पास सेंट्स से भी निपटने के तरीके मौजूद हैं। म्यू चिंगचेंग द्वारा ठुकराए जाने का अपमान क्राउन प्रिंस अभी तक नहीं भूला था। आखिरकार बदले की आग में अंधा होकर वो टियानमो सेक्ट का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। उधर सॉर्ड टावर में म्यू चिंगचेंग 8वीं मंजिल की पूरी सॉर्ड इंटेंट समझ लेती है। जब वो बाहर आती है तो सभी उसकी तारीफ करते हैं। निंग टियान कहता है कि उसकी एंशिएंट सॉर्ड डाओ बॉडी के कारण सॉर्ड डाओ में उसकी टैलेंट पूरे सेक्ट में सबसे ऊंची है। लेकिन तभी पता चलता है कि उनकी एक जूनियर सिस्टर अभी तक टावर से बाहर नहीं आई है। असल में वो सीधे 9वीं मंजिल तक पहुंच चुकी थी। 9वीं मंजिल पर एक प्राचीन रेमनेंट सोल उसका इंतजार कर रही थी। वो स्वयं को लिंगन सॉर्ड सेक्ट का अंतिम सेक्ट मास्टर बताता है। वो म्यू चिंगचेंग की टैलेंट देखकर चाहता है कि वो लिंगन सॉर्ड सेक्ट की नई सेक्ट मास्टर बन जाए और उसकी पूरी विरासत संभाल ले। लेकिन म्यू चिंगचेंग बिना एक पल सोचे विनम्रता से मना कर देती है। वो कहती है कि आज जो कुछ भी उसके पास है वो सब मिरियत धर्मा सेक्ट और उसके मास्टर लू चेन की वजह से है। वो कभी अपने सेक्ट और अपने मास्टर के साथ विश्वासघात नहीं करेगी। ये जवाब सुनकर रेमनेंट सोल जबरदस्ती अपनी विरासत उसके शरीर में डालने की कोशिश करता है। उसी क्षण अचानक पूरा आकाश कांप उठता है। एक भयानक दबाव पूरे सीक्रेट रियल्म में फैल जाता है। अगले ही पल लू चेन के प्रोटेक्टर प्रकट हो जाते हैं। वो ठंडी आवाज में कहता है, एक क्वाजी एम्परर की बची हुई आत्मा मेरे सेक्ट की डिसाइपल को छूने की हिम्मत कैसे कर सकती है। प्रोटेक्टर का ऑरा महसूस करते ही रेमनेंट सोल पूरी तरह कांप उठती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है और पहली बार उसे एहसास होता है कि